हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। दोस्तों, आज हम इकोनॉमी में पिलर 3 भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इकोनॉमी के पिलर 3 का लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं और ओवरऑल हमारा लेक्चर नंबर 29 है इकोनॉमी का। आप सभी को कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप सभी पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पिलर नंबर 3B को। ठीक है, आज जो हमको देखना है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंसी एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स, स्पेशल ड्राइंग रेट और बाकी बहुत सारे टॉपिक्स आज हमको कवर करना है। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल संकल्प पथ आईएएस को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम ऑलरेडी पिलर 1 पिलर 2 कंप्लीट कर चुके हैं इकोनॉमी के मुन्नालाल पटेल सर का, और बहुत ही जल्द हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो होता है एक रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, जिसमें कि कंट्री का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस सब लिखा हुआ होता है। ठीक है, कंट्री के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है पूरी दुनिया के साथ, वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हमको समझने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, मान के चलो अगर ऑनियन का जो है वो सप्लाई बढ़ जाए, सप्लाई बढ़ जाएगा तो ऑनियन का जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड इंक्रीज नहीं हुआ है, सप्लाई इंक्रीज हो गया है। कभी भी इकोनॉमी में हमने देखा था जब डिमांड इंक्रीज होता है तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है, लेकिन अगर तो सप्लाई इंक्रीज हो गया किसी चीज़ का तो प्राइस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। आपको पता है ना, जब कभी खेती में फसल कोई ज़्यादा हो जाता है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसी तरीके से जब डॉलर का सप्लाई बढ़ जाए, मार्केट में इंक्रीज हो जाए डॉलर के सप्लाई, तो डॉलर की जो वैल्यू है वो वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मान के चलो कि $1 जो है वो 80 रुपये का है। ठीक है, लेकिन अगर डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो गई तो कम हो जाएगा डॉलर की वैल्यू, तो $1 40 रुपये पे आ जाएगा, मतलब कि कम हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि रेट कम हो जाएगा डॉलर का। उसी तरीके से अगर तो ऑनियन का सप्लाई डिक्रीज हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो ऑनियन क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। सेम कंसेप्ट पे अगर डॉलर का सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा मार्केट में, तो डॉलर का सप्लाई कम हो गया तो डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, यानी कि डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर $1 80 रुपये का है तो $1 हो सकता है कि 80 से ज़्यादा 120 रुपये, 150 रुपये इंक्रीज़ हो जाए। समझ रहे हो आप? डॉलर की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई रुपीज़ के टर्म्स में। इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि तभी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम एक एग्जाम्पल लेके देखें इंडिया का 2018-19 और 2020-21 का बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक होता है करंट अकाउंट ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट, और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर आपको इनके बीच का फ़र्क या ये सब नहीं पता है तो प्लीज़ आप जाके पिछला लेक्चर को ज़रूर से देख लीजिए, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले करंट अकाउंट डेफिसिट कितना था इंडिया का 2018-19 में? वो माइनस में $57 बिलियन का था। ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में नहीं था बल्कि सरप्लस में था, प्लस 54 बिलियन। और कैपिटल अकाउंट सरप्लस में क्यों था? क्योंकि हमने लोन्स वगैरह लेके इसको हमने सरप्लस में कर दिया था। उसके अलावा कुछ ऐसे ही अगर एरा गैरा खर्चा मिला लें तो लगभग इतने रुपए माइनस में ही जाते हैं हम। ओवरऑल बैलेंस देखें तो हम माइनस के 3 बिलियन में थे। ठीक है, 2018-19 में। इसको आरबीआई क्या करती है? नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट हरदम कितना रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। मतलब कि जितना तो आपने कोई सामान बाहर से मंगाने में खर्च किया है उतना ही आप बाहर से यहाँ से एक्सपोर्ट करने में खर्च करो। फॉर एग्जांपल कि अगर तो आपने मतलब समझो स्विट्ज़रलैंड से घड़ी परचेज़ की है 10 रुपये में, ठीक है, तो आपको भी स्विट्ज़रलैंड को ही सही या किसी और देश को सही 10 रुपये का सामान तो वापस बेचना है। तभी जो नेट वाला है सामान वो 10 - 10 वो 0 हो जाएगा, नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो किसी भी देश को नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रखना चाहिए? 0 रखना चाहिए। वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। तो आरबीआई को इस वाले केस में नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट 0 रखने के लिए क्या करना पड़ा? अपना जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई का, मतलब आरबीआई ने जो जमा कर रखा है पैसा, वहाँ से $3 बिलियन का आरबीआई को अपना जो डॉलर है वो बेचना पड़ा अपने रिजर्व से। समझो क्यों? क्योंकि $3 बिलियन हम क्या थे? माइनस में थे, यानी कि हमको $3 बिलियन अपने देश से ज़्यादा रुपए देने थे किसी को।
वो आरबीआई ने कहाँ से दिया? अपने जेब से दिया। $3 बिलियन अपने फॉरेक्स रिजर्व से दिया, तब जाके हमारा नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बना? 0 बना। ठीक है, ये 2018-19 का केस है। अब 2020-21 की बात करें, कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम पे हमने देखा था कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया था। इंपोर्ट कम होने से क्या हुआ कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो गया? प्लस $24 बिलियन हो गया। और दूसरा कैपिटल अकाउंट जो सरप्लस, वो प्लस $64 बिलियन हो गया, यानी सरप्लस में हो गया अपना कैपिटल अकाउंट भी। ठीक है, ये डेफिसिट में नहीं था। एरर ओमिशंस इतना हटा दें कुछ, फिर ओवरऑल बैलेंस देखें तो हम प्लस $87 बिलियन पे थे, यानी कि हम ओवरऑल हमारा जो था हम डेफिसिट में नहीं बल्कि सरप्लस में थे। यानी कि $87 बिलियन हमारे पास करेंसी डॉलर्स के टर्म्स में इंडिया में आई। समझो ज़्यादा इतने रुपए आए। अब आरबीआई को इसको भी क्या करना है? नेट ज़ीरो करना है। अब आप कहोगे कि ये तो अच्छी बात है ना कि हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। बिल्कुल अच्छी बात है भाई, आरबीआई मतलब हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, हमने एक्सपोर्ट किया, हमारे पास ज़्यादा डॉलर्स आए। लेकिन क्योंकि हमको नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करना होता है? ज़ीरो करना है। इसके लिए आरबीआई ने क्या किया? हमने इस डॉलर्स को आरबीआई ने मार्केट से खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? सोचो, ये जो डॉलर अगर मार्केट में आ जाता इतने रुपए, तो एकदम से जो डॉलर की वैल्यू है वो क्या हो जाती? कम हो जाती। क्यों? क्योंकि मार्केट में डॉलर का सप्लाई इंक्रीज हो गया। अभी हमने देखा था जब सप्लाई इंक्रीज हो जाता है तो वीक हो जाता है डॉलर। ठीक है, या कोई भी चीज़ वीक हो जाता है। इस वजह से वीक ना हो, क्योंकि अगर वीक हो जाएगा तो हमारे एक्सपोर्ट को दिक्कत हो जाएगा। इस वजह से आरबीआई क्या करता है? डॉलर्स को मार्केट से खरीद लेता है और अपने फॉरेक्स रिजर्व में रख लेता है। खरीदता कैसे? वो इंडियन करेंसी में रुपीज़ में देके डॉलर्स को खरीद लेता है, जिन लोगों के पास भी डॉलर्स हो। तो अभी हमने देखा सीरियल नंबर 1 से लेके 4 तक ये क्या हुआ? ऑटोनॉमस हुआ, अपने आप ही ये सब चीज़ें चल रही थी, जितना एक्सपोर्ट हो रहा था, जितना इंपोर्ट हो रहा था। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली था। इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। लेकिन हमने देखा इस वाले केस में आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा बैलेंस करने के लिए। इसको क्या कहते हैं? हम एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने सरप्लस या डेफिसिट के बेस्ड पे क्या किया? नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट 0 किया। ठीक है, अब बहुत अच्छा एक कंसेप्ट मैं आप सभी को बताता हूँ कि अगर तो क्या हो, डॉलर स्ट्रॉन्गर हो जाए और रुपी जो है वो वीकर हो जाए। ठीक है, अगर तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा डॉलर और रुपी वीक हो जाएगा तो वो हमारे इंपोर्ट के लिए हानिकारक है। सेम वाइस वर्सा, अगर तो रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो हमारे एक्सपोर्ट के लिए हानिकारक है। अब आप कहोगे कि यार रुपी जो है उसको तो हमको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर हमको अच्छा नहीं लगता ना भाई, $1 जो है वो 80-90 रुपये पहुँच गया है। हम चाहते हैं ना कि $1 भी कितना हो जाए? $1 = 1 रुपी हो जाए, थोड़ा वट पड़ेगा ना अपना। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जब डॉलर की जो वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है डॉलर, तो हमारा इम्पोर्ट वालों को दिक्कत होता है। समझो बहुत अच्छे से छोटे से एग्जाम्पल के साथ, मान के चलो कि एक बिस्किट का प्राइस जो है वो 180 रुपये का है अपने देश में, और उसको जो वो बिस्कुट वाला है वो एक्सपोर्ट करना चाहता है कहाँ पे? अमेरिका में एक्सपोर्ट करना चाहता है, बिस्कुट बेचना चाहता है 180 रुपये में। और इस समय $1 की वैल्यू चल रही है कितना? 180 रुपये। ठीक है, ये भी आपको मान के चलना है। $1 की वैल्यू कितनी चली? 180 रुपये। तो फॉरेनर्स जो है जिसको खरीदना है वो कितने रुपए में खरीदेगा? $1 में, क्योंकि उसके लिए तो 180 रुपये कितना है? $1 है, तो वो $1 का पेमेंट करेगा इस बिजनेसमैन को। ठीक है, अगर तो रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब क्या है कि जहाँ पे $1 180 रुपये था, अब $1 90 रुपीज़ हो गया। समझ रहे हो? स्ट्रॉन्ग हो गया। $1 कितना हो गया? मान के चलो 90 रुपये हो गया। तो अब सेम बिस्किट के लिए जो फॉरेनर को प्राइस कितना देना पड़ेगा? $2 देना पड़ेगा। समझ गए ना आप कैसे $2 देना पड़ेगा? क्योंकि बिस्किट 180 रुपये का था, 90 रुपये का $1 हो गया, तो अब 9 × 2 = 18, 180 रुपये के हिसाब से उसको $2 देना पड़ेगा। ठीक है, अब $2 क्योंकि उसको सेम बिस्किट का देना पड़ा, तो वो क्या परचेज़ करेगा? वो परचेज़ ही नहीं करेगा। कहेगा भाई ये तो इंडिया से सामान महंगा हो गया, यहाँ तो कॉम्पिटिटिवनेस जो थी वो नहीं रही, तो एक काम करते हैं, हम तो चाइना से, हमको बिस्किट $1 में मिल रहा तो हम चाइना से ही परचेज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे एक्सपोर्ट के लिए क्या हुआ? हानिकारक हुआ। अब समझ में आया आपको कि अगर तो डॉलर की जो वैल्यू है वो रुपीज़ की मतलब गिर गई या रुपी की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है ना, रुपी स्ट्रॉन्ग हो गया, तो जो एक्सपोर्ट वालों को दिक्कत हो जाता है। सेम अगर उल्टा करें कि रुपी क्या हो गया? वीक हो गया। रुपी अगर वीक हो गया तो हमने देखा रुपी वीक होने से सेम, अब देखो कि अब मान के चलो रुपी हो गया $1
360 रुपये हो गए, जो कि 180 था वो 360 हो गया, यानी कि रुपये वीक हो गया। तो अब फॉरेनर को ख़रीदने के लिए तो उसको तो बिस्कुट 180 रुपये में ही मिल रहा है ना इंडिया से, तो 180 रुपये में ही मिल रहा है। लेकिन अब उसने देखा कि यार पहले तो मेरे को $1 देना पड़ता था एक बिस्किट के लिए, अब तो मेरा $1 में 2 बिस्किट आ जाते हैं ना। तो अब वो कहेगा अब तो मैं इंडिया से ही परचेज़ करूँगा, तो फ़ायदा मिला ना। रुपये अगर वीक हो गया तो एक्सपोर्ट को फ़ायदा मिलेगा। सेम अगर इसको उल्टा कर दें कि इम्पोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर रुपये वीक हो गया, $1 360 रुपये का हो गया, तो हमको जो ऑयल परचेज़ करना है दूसरे देशों से, पहले हमको अगर मान के चलो सिर्फ $5 देना पड़ता, ठीक है, अब कितने देने पड़ेंगे हमको? $5 रुपीज़ के टर्म्स में मान के चलो, अगर 100 रुपये का है $1 और $5 यानी कि $5 यानी कि 500 रुपये हमको देना पड़ता ऑयल कंपनी को ना, हमको इंपोर्ट करना है। अब वहीं पे हमको अगर तो रुपये क्या हो जाए, वीक हो जाए, तो हमको मान के चलो 1000 रुपये देना पड़ेगा। तो भाई हमारे लिए घाटा हो गया, नहीं हो गया इंपोर्टर्स को। इस चीज़ को बहुत कंसेप्ट को ध्यान से, अगर आपको कंसेप्ट समझ में ना आए तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके पीछे करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका मैं एक शॉर्ट भी अपलोड कर दूंगा। तो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स के टर्म्स में बात करें, यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से मैंने बताया कि अगर तो रुपये स्ट्रांग हो जाए तो एक्सपोर्टर के लिए क्या है, ख़राब है, वो बैड है। अगर तो रुपये स्ट्रांग हो जाए तो इम्पोर्टर के लिए क्या है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, गुड। वहीं पे रुपये अगर क्या हो जाए, डेप्रिसिएट हो जाए, नीचे गिर जाए, तो एक्सपोर्टर के लिए अच्छी बात है और वहीं इम्पोर्टर के लिए ख़राब बात है। ये उल्टा चलता है। अब आप कहोगे कि यार ये तो मतलब हमको एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है तो हमको तो हरदम क्या करना चाहिए, रुपये को वीक ही रखना चाहिए। लेकिन भाई हमको इंपोर्ट भी तो करना है ना, हमको ऑयल भी तो इंपोर्ट करना है, जहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हम ऑयल मंगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मंगाते हैं। जब तक हम आत्मनिर्भर ना हो जाए अपने देश में, तब तक तो फ़ायदा नहीं है ना। वहीं पे आप देखोगे चाइना जैसी देश, वो क्या करके रखती हैं, वो अपने रुपीज़ को मतलब अपने करेंसी युआन को हरदम कम करके रखती हैं डॉलर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करती हैं, इंपोर्ट कम करती हैं। ठीक है, तो ऐसे आप धीरे धीरे चीज़ों को समझोगे। अगला टॉपिक चलते हैं स्टेरलाइजेशन को। स्टेरलाइजेशन क्या होता है? स्टेरलाइजेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अगर तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला सिचुएशन है, जहाँ पे आरबीआई को रुपीज़ सेल करना है, डॉलर खरीदना है, नेट पेमेंट जीरो करने के लिए, तो इस आरबीआई के एक्शन से क्या हो सकता है कि रुपी करेंसी की जो सप्लाई है इंडियन मार्केट में, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई। क्योंकि रुपी बेचेगा तभी तो डॉलर लेगा ना। रुपये की वैल्यू, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई पिलर 1 याद करो, मनी सप्लाई यानी इंक्रीज हो जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो आरबीआई को इन्फ्लेशन कम करने के लिए क्या करना होगा, मार्केट से सक करना होगा, लेना होगा, स्टेरलाइज करना होगा रुपीज़ को, मतलब समझ लो, खींचना पड़ेगा, एब्जॉर्व करना पड़ेगा एक्सेस रुपी करेंसी को। तो आरबीआई कैसे करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू। हमने देखा था ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई बहुत सारी चीज़ें हथकंडे अपनाता है और उसी को क्या कहते हैं, स्टेरलाइजेशन कहते हैं। समझ गए आप? आरबीआई क्या करता है, स्टेरलाइज करता है इन्फ्लेशन से बचने के लिए, जब मार्केट में ज़्यादा रुपीज़ हो जाता है। तो एक क्वेश्चन देखो, प्री 2023 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस एक्टिविटी ऑफ द आरबीआई इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टेरलाइजेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, डेप्ट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, रेगुलेटिंग ऑफ फंक्शन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सामने अभी हमने देखा आंसर क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई कंडक्ट करता है जब उसको स्टेरलाइजेशन करना होता है। तो यहाँ पे एनबीएफसीज कहाँ से आ गया यार, सेंट्रल बैंक ना, साफ साफ पता चल रहा है कि गलत है आंसर। ठीक है, एक देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, मुंडेल फ्लेमिंग ट्राइलीमा। ठीक है, मुंडेल फ्लेमिंग जो थे उनका ट्राइलीमा, उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिया था, उसको समझते हैं। एक थ्योरिस्ट थे या इकोनॉमिस्ट थे, रॉबर्ट मुंडेल, उन्होंने और मार्कस फ्लेमिंग, इन्होंने कुछ रूल दिए थे। उन्होंने कहा था कि 3 चीज़ें एक साथ कभी नहीं हो सकती, 3 थिंग्स कांट बी अकम्प्लिश टुगेदर। कौन कौन सी चीज़ें? या तो फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, या एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी, तीसरा मॉनेटरी पॉलिसी का इंडिपेंडेंस रहना। ये तीनों चीज़ें एक साथ कभी भी नहीं हो सकती है, कोई एक चीज़ ही आप कर सकते हो। कैसे? मान के चलो कि आरबीआई को लगा कि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो गया है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो गया तो वो क्या करता है, मनी सप्लाई को सक करता है ना, मार्केट से कम करता है। बाकी बहुत सारे भी चीज़ें जैसे कि फॉरेन कैपिटल का फ्लो होना, इन सब चीज़ों से भी क्या हो सकता है, अपना जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ हो सकता है। देखो कैसे, कोविड के बाद हमने देखा कि एफडीआई सब जो है अपने देश में बहुत ज़्यादा आने लग गया, एफडीआई एफपीआई। उसके बाद यूएसए की फैक्ट टेपरिंग हुई। फैक्ट टेपरिंग कंसेप्ट क्या होता है, पिलर 1 में बताया था मैंने कि यूएसए ने अपना जो एक्सचेंज रेट है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है, वो इंक्रीज़ कर दिया था। तो फिर बाद में सारे पैसे वापस लोग ले गए थे, तो रुपये क्या हो गया था, वीक हो गया था। रुपये वीक हो गया तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो गया था। तो इसको कंट्रोल आरबीआई करे, या
दूसरा एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखे, एक्सचेंज रेट स्टेबल, वही डॉलर को बेचना, रुपये को खरीदना, ये सब चीज़ें, ठीक है। या मॉनेटरी पॉलिसी को इंडिपेंडेंस रखे कि जो मार्केट में चल रहा है वो सब चलते रहे। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ कभी भी नहीं हो सकती, आरबीआई को एक चीज़ करना पड़ेगा एक बार में। तो कोविड के समय पे आरबीआई को जब इन्फ्लेशन जब बढ़ गया तो कोरोना के समय पे हमने देखा था, तो आरबीआई ने क्या किया था, मतलब बाकी सब चीज़ें छोड़ के आरबीआई ने फोकस किया एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी पे कि एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। बाकी ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह भी आरबीआई ने किया था, ठीक है, जब हमने देखा था कि मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करना है। अब इंडिया की हिस्ट्री थोड़ा समझ लेते हैं। इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था 1991 में। आपने एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में सुना होगा। क्या आपको लगता है कि अपने देश के जो नेता है वो इतने होशियार हैं कि एलपीजी रिफॉर्म ऐसे ही ले आए? भाई जब तक कुछ दिक्कत नहीं आती ना तब तक कुछ काम नहीं होता अपने देश में। वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया 1991 में। क्या हो गया था उस समय? अभी हम देखते हैं यूजुअली क्या, जब भी डेफिसिट होता है करंट अकाउंट में तो नॉर्मली कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होता है क्योंकि हम लोन वगैरह ले लेते हैं, तो नेट बैलेंस अपना जीरो हो जाता है। लेकिन 1991 से पहले जो अपनी नेहरू जी की सोशलिस्ट इकोनॉमी थी उसमें बहुत सारी चीज़ें नेशनलाइज थी। बैंकिंग सेक्टर ये सब क्या था, नेशनलाइज, यानी प्राइवेट सेक्टर नहीं था बल्कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे ज़्यादातर ही। तो वहाँ पे क्या था, मिसमैनेजमेंट थी, इनएफिशिएंसी थी, इंस्पेक्टर राज था, कंपटीशन कम था, इनोवेशन कम था, एक्सपोर्ट्स कम थे। और अपने जो पॉलिसी मेकर्स उन्होंने एफडीआई सबको भी कम कर रखा था, रेस्ट्रिक्ट कर रखा था कि भाई सीआईए वगैरह एक्टिव ना हो जाए, अपना जो स्वदेशी इंडस्ट्री है वो ख़त्म ना हो जाए ना। ये सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया और सरप्लस पैसा अपने पास था नहीं। इन सब की वजह से आरबीआई को क्या करना पड़ा, रुपीज़ बेच के डॉलर खरीदना पड़ा ना, डॉलर परचेज करना पड़ा। लेकिन हम पे इतना ज़्यादा उस समय फॉरेक्स रिजर्व था ही नहीं ताकि हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को ज़ीरो कर सकें। तो हमने क्या किया, अपना गोल्ड जो हमारे पास था, सोना, उसको गिरवी रखा आईएमएफ के पास। फिर आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस रखी जिसकी वजह से हमको एलपीजी रिफॉर्म्स लेना पड़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण हमको अपने इकोनॉमी को क्या करना पड़ा, ओपन करना पड़ा। ओपन करने से क्या हो गया, अब फॉरेन जो थे लोग वो अपने देश में निवेश कर सकते थे, तब जाके हमारी इकोनॉमी आज इस फेज़ में पहुंच चुकी है कि बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। सेम चीज़ श्रीलंका ने 2022 में प्रॉब्लम फेस किया था, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। आप समझते हैं डिस इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो, जब हम कहते हैं कि क्रेडिट हुआ यानी कि पैसा मिला, यानी कि इनकम हुआ, वो बराबर हो डेबिट के यानी कि पैसा गया, तब तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़ीरो ना हो तो वो डिस इक्विलिब्रियम में होता है। और ऐसा क्यों होता है? एक हो सकता है डेवलपमेंट डिस इक्विलिब्रियम की वजह से, यानी जो गरीब देश हैं उनको क्या करना पड़ता है भाई, ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने देश में इतना ज़्यादा सामान बना ही नहीं पाते, तो ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे नहीं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो नहीं होगा। इसको कहते हैं हम डेवलपमेंट डिस इक्विलिब्रियम। ऐसा ही होता है एक सेक्युलर और लॉन्ग टर्म डिस इक्विलिब्रियम। जो नए देश होते हैं वो भी यूजुअली पुअर बैकवर्ड होते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, जैसे कि अपने शुरू में इंडिया थी। तीसरा कंज्यूमरिज्म और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, मतलब कि जो अमीर लोग हैं अपने देश में भी क्या करते हैं, वेस्टर्न स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। इंपोर्ट बढ़ जाएगा तो भाई अपना नेट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा, तो एक रीज़न ये हो गया। उसके अलावा स्ट्रक्चरल डिस इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर तो ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी यही सब पुअर है तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो बैकवर्डनेस रहेगी। एक रीज़न ये हो सकता है। एक साइक्लिक डिस इक्विलिब्रियम, यानी कि जब दो देश में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाए कि कोई देश एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, कोई देश इंपोर्ट ही ज़्यादा कर रहा है, तो मिसमैच हो जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो एक रीज़न ये भी होता है डिस इक्विलिब्रियम का बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ठीक है। आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व, आपको ये ध्यान रखना, याद रखना, रट लेना है कि आरबीआई, मैंने बताया फॉरेक्स रिजर्व, आरबीआई जो है वो फॉरेक्स रिजर्व रखता है, विदेशी मुद्रा रखता है रिजर्व में, ताकि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में काम आए। तो आरबीआई बैलेंस जो फॉरेन रिजर्व है, विदेशी मुद्रा है, वो किन किन फॉर्म में रखता है? एक तो करेंसी एसेट में रख सकता है, फॉरेन करेंसी में, ठीक है, चाहे उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड, इन सब में भी रख सकता है। गोल्ड में रख सकता है आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व। उसके अलावा रिवर्स ट्रांसपोजिशन में भी रख सकता है। या मतलब इसको हमको ना, बस आप नाम याद रखो, आपको एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा, स्पेशल ड्राइंग राइट में रख सकते हैं। एसडीआर क्या होता है इसको भी हम देखने वाले हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कि आईएमएफ द्वारा होता है, ठीक है। तो आरबीआई को इन तरीक़ों से क्या करना पड़ता है, रिजर्व में फॉरेक्स को रखना पड़ता है, ठीक है। बाकी हमने पीछे सब कुछ कंप्लीट कर ही लिया है ना। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप सभी
पूछिएगा, ठीक है। और यार मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ जैसे कुछ कि आप कमेंट करो, लेकिन आप कमेंट करते नहीं हो ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने वीडियो पूरा देखा भी है या नहीं देखा है। आप बस कमेंट करते रहते हो कि नेक्स्ट वीडियो लाओ, नेक्स्ट वीडियो लाओ, लेकिन मेरे को पता भी तो चले कि आप लोग कंप्लीट वीडियो देख रहे हो। तो इसके लिए मैं हर वीडियो के लगभग बीच में या लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ और आपको कहता हूँ कि उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो, लेकिन आप लोग नहीं लिखते हो, तो यार वो भी लिखो ना, ठीक है। अब फॉरेक्स रिजर्व के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा ना चाइना के पास है, लगभग $3 ट्रिलियन का। इंडिया 2024 के हिसाब से बात करें तो 6ठे नंबर पे आता है फॉरेक्स रिजर्व के हिसाब से बात करें, ठीक है। यूएसए जो है वो टॉप 10 लिस्ट में नहीं है, ठीक। यूएसए बहुत कम, बेरली $250 बिलियन ही डॉलर रिजर्व में रखता है। क्यों? क्योंकि यूएसए के पास फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, मतलब कि यूएसए की जो सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड नहीं करती एक्सचेंज रेट, बल्कि मार्केट डिसाइड रखता है। और समझो ना, यूएसए का खुद का डॉलर है, ठीक है, वो तो जितना चाहे उतना नोट छापे, उसके वैल्यू नहीं गिरेगी ना, क्योंकि डॉलर मजबूत होता जा रहा है भाई, इसलिए यूएस ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व नहीं रखता है, ठीक है। अब इंडिया ने ना एक न्यूज़ सुनी होगी आपने पिछले साल कि इंडिया ने 100 मैट्रिक टन गोल्ड जो है यूके से भारत में मंगवा लिया था। अब भारत मतलब अपने गोल्ड हम बाहर के देशों में रखते ही क्यों रखते हैं? क्योंकि एक तो जो भाई चोरी होने का खतरा या बहुत तरह का अपने देश में हो सकता है, भरोसा ना हो, तो उन सब चीज़ों के खतरे के लिए हम बाहर रखते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करने के लिए, फास्टर ट्रेडिंग के लिए, मान के चलो हमारा कुछ ऐसा ख़राब सिचुएशन आ जाए और हमको लोन वोन लेना पड़े, तो अपना जो गोल्ड है वो पहले से ही विदेश में है, तो वहाँ से हमको सीधे लोन मिल जाएगा, वरना अपने को क्या करना पड़ेगा, गोल्ड को भेजना पड़ेगा ना, इस वजह से। उसके अलावा मतलब ये क्या होता था, इससे रिस्क होता था, जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर बढ़ जाएगा तो, जैसे रसिया क्या किया उन लोगों ने, गोल्ड को फ्रीज कर दिया, तो इंडिया को भाई इस बात का डर लगा कि हमारा भी फ्रीज ना कर ले, कुछ ऐसा सिचुएशन आए तो। इस वजह से इंडिया ने 100 मैट्रिक टन गोल्ड जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड से भारत में मंगा लिया। तो मंगाने के बाद अगर हम देखें, इंडिया में स्टोर है 408 मैट्रिक टन गोल्ड और बाहर है 414, यानी टोटल 822 मैट्रिक टन गोल्ड हमारे पास इस समय पे है। यूपीएससी प्री 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेते हैं। विच इज़ इंक्लूडेड इन इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? फॉरेन करेंसी एसेट स्पेशल ड्रॉइंग राइट, अभी हमने देखा एसडीआर होता है, ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, सही हो गया, इसमें ऑप्शंस वाला नहीं है ना शायद। फॉरेन करेंसी एसेट गोल्ड होल्डिंग of the RBI and SDR, foreign currency asset loan from the World Bank and SDR, foreign currency asset gold holding of the RBI and loan from the World Bank। देखो फॉरेन करेंसी में तो एसेट में चारों में ऑप्शन दे ही रखा है। अगला देखो क्या कि वर्ल्ड बैंक से जो लोन लेते हैं हम, वो भी क्या इसमें रखते हैं हम? तो नहीं भाई। फोर्थ गोल्ड होल्डिंग और लोन वर्ल्ड बैंक, लोन तो हम रखते ही नहीं है। लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ये भी ऑप्शन गलत है, यानी अपना बी वाला ऑप्शन सही है, गोल्ड की होल्डिंग ऑफ द आरबीआई एंड एसडीआर, बी स्टेटमेंट क्या अपना करेक्ट है, ठीक है। जिसका भी सही हो बहुत बहुत बधाई। अगला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया यूपीएससी प्री में, गोल्ड ट्रेंच या रिजर्व ट्रेंच रेफर टू अ लोन सिस्टम टू द वर्ल्ड, वन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल बैंक, अ क्रेडिट गारंटेड बाय WTO टू इट्स मेंबर, अ क्रेडिट सिस्टम टू IMF टू इट्स मेंबर। गोल्ड ट्रेंच, ये जो था रिजर्व ट्रेंच या गोल्ड ट्रेंच। अगर आपको शॉर्ट में बताओ ना गोल्ड ट्रेंच क्या होता है, आप ऐसा समझो कि हमारे देश का कुछ पोर्शन जो है ना, वो कोटा होता है IMF के पास, जो कि हम बहुत सारे कंडीशंस में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं क्या, गोल्ड ट्रेंच को, यानी एक तरह का क्रेडिट सिस्टम जो कि IMF के पास है, मतलब मेंबर्स के द्वारा। तो ये है अपना करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व कब इंक्रीज और डिक्रीज होता है, समझो इस बात को। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब ट्रांजैक्शन एकोमोडेट हम करते हैं, मान के चलो फॉरेक्स रिजर्व तब बढ़ता है जब ऐसा सिचुएशन हो जब आरबीआई क्या करे, डॉलर्स को बाई करे, नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो करने के लिए डॉलर्स को बाई करेगा, तो फॉरेक्स रिजर्व सीधी सी बात है रखेगा, उसमें बढ़ेगा ही, सरप्लस हो जाएगा। उसके अलावा आरबीआई क्या करे, डॉलर्स को बाई करता रहे रुपये को स्टेबल करने के लिए, रुपये को स्टेबल करने के लिए भी आरबीआई बाई करेगा, उसमें भी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ जाए, मतलब आरबीआई के पास जो पहले से मौजूद है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, उससे भी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाएगा। डाउन कब जाएगा, जब आरबीआई को सेल करना पड़े डॉलर्स को, जब आरबीआई को डॉलर्स को सेल करना पड़े रुपये के स्टेबल में, ठीक है, या फिर जब मार्केट वैल्यू कम हो जाए, उस केस में फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा अपना, ठीक है। रीजंस मैंने आप सभी को बता दिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का सिग्निफिकेंस क्या है? एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, एक्सटर्नल शॉक को एब्जॉर्व करना, इकोनॉमी को हेल्प करना, जब मतलब विदेशी जो लोन्स है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, उस केस में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो काम आता है, समझो ना। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ बफर, हम उसको रखते हैं, ठीक है।
IMF के हिसाब से हमको कितना फॉरेक्स रिजर्व रखना चाहिए? तो भाई कम से कम इतना फॉरेक्स रिजर्व रखना चाहिए कि हम 1 साल तक का एक्सटर्नल डेप्ट को चुका सकें। RBI के हिसाब से इतना रखना चाहिए कि 6 महीने तक का इंपोर्ट का बिल हम भर पाएँ, उतना कम से कम फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास देश में रहना चाहिए। ठीक है। CAPF का एक क्वेश्चन है, एडिक्वेसी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज कैप्चर्ड बाय विच इंडिकेटर? CAPF 2023 का क्वेश्चन है। मैं चाह रहा हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, नहीं आया सर्च कीजिए और इसमें से कौन सा आंसर सही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है। नेगेटिव इम्प्लीकेशंस क्या होता है बड़े फॉरेन रिजर्व के? अगर तो लार्ज क्वांटिटी में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, रेट का मैनिपुलेशन हो सकता है लोकल करेंसी का। जैसे कि चाइना क्या करता है, अपनी करेंसी को वीक रखता है ताकि जो मत क्योंकि उसको एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है ना, एक्सपोर्ट वो ज़्यादा करे उसके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तब क्या होता है उस केस में ना, हम हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में ध्यान नहीं देते, बल्कि किस सेक्टर में ध्यान देते हैं, जिसको हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, IT, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसी को हम कहते हैं ट्रेडेबल सेक्टर। ठीक है, जब कंट्री ज़्यादा ही एक्सेसिवली फोकस करे एक्सपोर्ट पे, तब सेंट्रल बैंक को लोकल करेंसी को वीक रखती है ताकि गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करे टैक्स कट, सब्सिडी इन सब पे, ट्रेडेबल पे। और नॉन ट्रेडेबल सेक्टर यानी हेल्थ केयर, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एक क्वेश्चन है CDS 2024 का पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? मोस्ट ऑफ इंडियाज रिजर्व इज हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, देयर इज नो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी एज अ रिजर्व बाय अ नेशन। कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट है, कोशिश कीजिए। मैं आपको बताता हूँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इंडिया का ज़्यादातर रिजर्व फॉरेन करेंसी में, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, कोई भी कॉस्ट नहीं लगता फॉरेन करेंसी को होल्ड करने में, ये स्टेटमेंट गलत है भाई। खर्चा तो लगता ही है ना जब फॉरेन करेंसी को रखते हो। ये भी तो हो सकता है कि उसकी वैल्यू कम हो जाए, तो वो भी आप खर्चा में ही गिनोगे ना, जो भी आपने करेंसी को रख रखा है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, वो ए वाला ऑप्शन। ठीक है, अब रेमिटेंसेज और बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेबिलिटी पे इकोनॉमिक सर्वे ने क्या ऑब्जर्वेशन ये दिया था कि मान के चलो जब FDI आता है अपने देश में, तो वो कब आता है, जब इकोनॉमिक बूम पीरियड हो, और कम हो जाता है जब स्लो डाउन आ जाता है। ठीक है, तो FDI को हम प्रो साइकिल कंसिडर्ड करते हैं। वहीं पे रेमिटेंस क्या होता है, परमानेंट फॉरेन करेंसी है, वो मतलब चाहे मंदी हो चाहे कुछ हो, वो अपने देश में आता रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, अपने देश के लिए। अब इसी का ऑयल प्राइस से क्या फ़र्क पड़ेगा रेमिटेंस का? जब ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे तो मिडिल ईस्ट में वर्कर्स की ज़्यादा लोगों की कमी होगी, तो अपने देश के लोगों को काम मिल जाएगा, उससे रेमिटेंसेस बढ़ जाएगा। वहीं इसका उल्टा भी सही है कि अगर ऑयल के प्राइसेस कम हो गए तो जॉब्स कम हो जाएंगे और रेमिटेंसेस भी कम हो जाएंगे। उसके अलावा मान के चलो कि अपनी जो रुपी है वो वीक हो जाए, तो वहाँ से कोई रेमिटेंस भेज रहा है $1 अपने घर पे, यहाँ पे पहले था 100 रुपये, अब रुपी वीक हो गई तो अब वो एक तरह से 200 रुपये भेजेगा। तो एक तरह से उसके लिए क्या है, उसके फैमिली के लिए फ़ायदेमंद है कि अब वो ज़्यादा रुपये रेमिटेंस में भेजेगा। यानी कि ये एक तरह के पॉजिटिवली कोरिलेट करता है एक्सचेंज रेट के साथ रेमिटेंस का होना। ठीक है, करेंसी एक्सचेंज रेट की बात करें यहाँ पे, मैंने बता दिया कि अगर तो रुपी क्या हो जाए, रुपी वीक हो जाए, तो रुपी वीक हो जाएगी तो एक्सपोर्टर्स को क्या हो जाएगा, एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा ना रुपी वीक होने पे। वहीं पे रुपी अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो एक्सपोर्टर्स के लिए ख़राब बात है। ये चीज़ मैं आप सभी को वीडियो के स्टार्ट में समझा चुका हूँ। ठीक है, इसी को कहते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट, क्योंकि हम यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करते हैं परचेजिंग पावर में इरिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के साथ। और कहाँ पे पता है आपको फॉरेन एक्सचेंज किया जाता है, उस जगह के क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं, जब वहाँ पे हम करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। और जो डीलर्स इसको एक्सचेंज करते हैं उनको हम ऑथराइज्ड डीलर्स कहते हैं। ये बैंक्स, नॉन बैंक्स दोनों हो सकते हैं, जहाँ पे जाके आप जो एक्सचेंज करते हो करेंसीज़ को। और आपको ये पता होगा कि जब आप $1 गए दे के उनको कि भाई मेरे को इसके बदले में रुपीज़ दे दो, तो मान के चलो 70 रुपये भाव चल रहा है, तो आपको 67 ही देंगे। क्यों? क्योंकि बीच के 3 रुपये उनका क्या हो गया, कमीशन हो गया, ताकि वो अपना खर्चा पानी चला सके। ठीक है, और इन करेंसी पे GST भी लगता है। जब आप ऐसे ट्रांजेक्शन्स करते हो ना, तो आपको अप टू 10 लाख तक का अमाउंट अगर आपने करेंसी में एक्सचेंज करवाया है तो आपको 18% GST देना पड़ेगा, 3,000 तक का, यानी कि सिर्फ 540 रुपये का GST देना पड़ेगा। ठीक है, एक्सचेंज रेट की रिजीम की बात करें तो पहले क्या था, पहले था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, यानी कि $1 किसी देश ने फिक्स कर दिया 70 रुपये, मान के चलो फॉर एग्जांपल फिक्स कर दिया, वो था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, ऐसे चाइना ने 2005 से पहले कर रखा था। वहाँ पे क्या होता है, अगर तो उनको मजबूत करना है पैसे को, तो उसको कहते हैं हम रिवैल्यूएशन। अगर तो वीक हो गया है तो उसको कहते हैं हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, ये चैलेंज कब बन जाता है, जब आपके पास फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा ना हो, तब आप
को ना खतरा होगा। सेम श्रीलंका का हाल हुआ, उन्होंने फिक्स कर लिया था $1 200, इसी वजह से उनकी इकोनॉमी डूब गई। फिर आता है मैनेज या फ्लोट, जिसमें मार्केट को पे छोड़ देते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस सबसे डिसाइड होगा क्या चल रहा है अपना वैल्यू। अगर तो स्ट्रांग हो गया रुपये की वैल्यू, इसको कहेंगे अप्रिसिएट होना, वीक हो गया तो डेप्रिसिएट होना कहेंगे, ठीक है। जैसे कि यूएसए में मार्केट डिसाइड करती है, इंडिया में भी लगभग हर देश में मार्केट ही डिसाइड करती है, ठीक है। बहुत कम ही देश है जिन्होंने फिक्स कर रखा है, ठीक है। चैलेंजेस क्या है इसमें, तो ज़्यादा एक्सचेंज रेट होना चाहिए। इसमें करेंसी का स्पेक्यूलेशन हो सकता है, कम होगा ज़्यादा होगा, सट्टेबाजी टैप ले सकती है। उसके अलावा फैक्ट टैपरिंग, इंटरेस्ट रेट बढ़ना, करेंसी का मैनिपुलेशन भी इसमें हो सकता है। CDS 2015 में क्वेश्चन है, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाई फ्लेक्सिबल हमने देखा ये वाला है क्या, फ्लेक्सिबल है, फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल, तो यानी मार्केट डिसाइड करता है, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली बाय मार्केट मैकेनिज्म, ये वाला अपना ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। चलते हैं हम आगे। रनवे इन्फ्लेशन क्या होता है, जब प्राइस गुड्स और सर्विसेज का एकदम से बढ़ जाए अनकंट्रोलेबल रेट पे, उसको कहेंगे रनवे इन्फ्लेशन। रनवे डेप्रिसिएशन अगर तो एकदम से कम हो जाए ना, लोकल करेंसी जो है एकदम से रैपिडली गिर जाए दूसरे करेंसीज के मुकाबले, जैसे कि 2022 में $1 175 का था, वहीं पे 2023 में $300 का हो गया, मतलब पाकिस्तानी रुपये का एकदम से गिर गया ना। जैसे रसिया यूक्रेन वॉर में रसिया का एकदम से गिर गया था। फिक्स्ड या पैक्ट सिस्टम के चैलेंजेस, जैसे कि श्रीलंका मैंने आपको बताया, श्रीलंका का सेम हाल हुआ था। क्यों, उन्होंने फिक्स कर लिया था कि $1 तो होगा 200 श्रीलंकन रुपीज़। अब जो डॉलर के सप्लायर्स थे वो कह रहे थे भाई आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, हम तो $350 में आपको देंगे $1, और उनके पास इतना फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट था ही नहीं कि ताकि वो मार्केट में डॉलर की सप्लाई को बढ़ा सकें। इस वजह से उनकी इकोनॉमी क्या हो गई, गिर गई, ठीक है। मैनेज फ्लोट सिस्टम मैंने बता दिया, करेंसी मैनिपुलेशन ये सब होता है, ठीक है। उसके अलावा चाइना पे आरोप लगाए जाते हैं कि वो डेलिबरेटली क्या करता है, युआन को वीक रखता है ताकि वो एक्सपोर्ट उसके चीपर हो सकें, ठीक है। एक होता है सॉफ्ट और हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी क्या होता है, वो ज़्यादा स्टेबल करेंसीज होते हैं, जैसे कि यूरो ज़्यादा स्टेबल है। सॉफ्ट करेंसी जो लेस स्टेबल होते हैं और हाई वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है, जैसे कि युगांडन करेंसी है, यानी उसमें तो आपको $1 में पता नहीं हज़ारों युगांडन सीलिंग्स मिल जाएंगे, रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। हो गया सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी कैसे हो सकता है, फैक्टर इफेक्ट करता है 4 तरीकों से, इंटरेस्ट इनकम ऑफ कस्टमर्स, डिमांड एंड सप्लाई, फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज और स्पेकुलेशन, ठीक है। इन सबसे सॉफ्ट करेंसी इफेक्ट होता है, यानी कि अगर तो मतलब वो देश इंपोर्ट करता जा रहा है, बस इंपोर्ट करता जा रहा है, एक्सपोर्ट कुछ कर ही नहीं रहा है भाई ना, डिमांड और सप्लाई और फॉरेक्स में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस देश की क्या हो जाएगी, करेंसी बहुत ज़्यादा पिट जाएगी, बहुत ज़्यादा हालत उसकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट और स्पेकुलेशन से भी फ़र्क पड़ता है कि इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा दे रहा है यानी फैक्ट टैपरिंग वाले इशूज़ हो सकते हैं, स्पेकुलेशन की बढ़ेगा घटेगा उससे भी होता है दिक्कत, ठीक है। अब बैड मनी ड्राइव्स आउट ऑफ गुड मनी। देखो पीपल जो है वो ऐसे करेंसीज को स्टॉप कर देते हैं यूज़ करना जो कि पुअर क्वालिटी को, और एडॉप्ट कर लेते हैं ऐसे करेंसी जो कि बेटर क्वालिटी को। इसको क्या कहते हैं हम, बैड मनी ड्राइव आउट ऑफ गुड मनी। बैड मनी ड्राइव्स आउट ऑफ गुड मनी, थॉमस ग्रीसम लॉ। गुड मनी ड्राइव आउट ऑफ बैड मनी, एडोल्फ थियर्स लॉ फ्रांस के थे। और वहीं पे पीपल जो है वो ज़्यादा मतलब जो मजबूत करेंसी उसको होल्ड करना चालू कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये बेटर क्वालिटी। आपको पता होगा तुगलक समय पे फुल बॉडीड कॉइन, ठीक है, फुल बॉडीड कॉइन से क्या होता था, वो लोग क्या करते थे, सोने के सिक्के जमा करने लग जाते थे, यूज़ ही नहीं करते थे मार्केट में, ठीक है। और यूज़ कौन सा करते थे, टोकन कॉइन्स, जो कि ब्रॉन्ज वाले ऐसे कॉइन्स थे, मतलब जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं तो वो यूज़ करने लग गए थे। इसको क्या कहते हैं हम कि बैड मनी ड्राइव हुआ कहाँ से, गुड मनी से, ठीक है। वहीं पे जिम्बाब्वे का गोल्ड कॉइन के एग्जांपल है। जिम्बाब्वे की लोकल करेंसी जो अमेरिकन डॉलर ज़्यादा प्रेफर करती थी क्योंकि उनके देश में हाइपर इन्फ्लेशन था, ठीक है। ये कंसेप्ट बैड मनी वर्सेस गुड मनी का। तो वहीं पे जब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई उनके जिम्बाब्वेन डॉलर्स की, तो लोग अमेरिकन डॉलर ज़्यादा यूज़ करने लगे, उनकी करेंसी को यूज़ कम करने लग गए। तो इसी को क्या कहा हमने, गुड मनी जो ड्राइव हुई वो बैड मनी से ड्राइव हुई, ठीक है। श्रीलंका केस मैंने बता ही दिया। एक्सचेंज रेट रिजीम का थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लें तो पहले फिक्स एक्सचेंज रेट हुआ करता था, यानी कि गोल्ड से फिक्स हुआ करता था। पहले क्या था, गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब कि यूएसए इशू अगर करता है $1 वो 14 ग्राम गोल्ड से बैक होता था। जैसे कि अभी अपना लिखा ना, आई प्रॉमिस टू पे बियरर करके अपने नोट पे, यानी कि अगर तो अपना नोट फट जाए तो अपना जो आरबीआई है वो उसको वापस कर देगा। लेकिन उस समय पे क्या था, अगर आप $1 लेके जाते तो यूएसए में 14 ग्राम का आपको गोल्ड वापस मिल जाता, ठीक है। फिर इसी को कहते हैं गोल्ड कन्वर्जन।
फिर उसके बाद आया बाइमेंटलिज्म, मतलब लोगों ने क्या किया, गोल्ड के साथ सिल्वर भी अडॉप्ट कर लिया क्योंकि गोल्ड माइनिंग डिक्लाइन हो गई थी। फिर कोलैप्स हो गया। वर्ल्ड वार 1 के समय क्या हो गया, गोल्ड ज़्यादा था नहीं, तो गोल्ड बैक्ड डॉलर जो था उनको ज़्यादा क्या करना पड़ा, डॉलर प्रिंट करना पड़ा ताकि उनका खर्चा पानी चल सके, क्योंकि भाई सोचो गोल्ड ज़्यादा था नहीं तो डॉलर ज़्यादा छापेंगे नहीं तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सेम केस अपने इंडिया में भी हुआ था। शुरू में तो हमने फिक्स रखा था, लेकिन बाद में हमने क्या कर दिया, इस फिक्स को हटा दिया। फिक्स एक्सचेंज रेट ब्रेटन वुड्स सिस्टम, IMF ने पहले क्या कर दिया था, लिंक कर दिया था प्राइस ऑफ डॉलर, यानी $1 जो था वो 135 आउंस ऑफ गोल्ड के बराबर था। ठीक है, मतलब कि इंडिया ने भी फिक्स किया था। पहले 1 रुपये जो था ना नेहरू जी के समय में, वो $0.30 के आस करीब था। ठीक है, लेकिन इंडिया ज़्यादा रुपए प्रिंट नहीं कर सकता था। IMF ने ऐसा कहा क्योंकि अगर आप ज़्यादा रुपए प्रिंट करोगे तो आपकी डिवैल्यूज़ कर देंगे भाई। फिर अपने देश में महंगाई बढ़ने लग गई तो हमने क्या कर दिया, इसको सिस्टम को ख़त्म कर दिया। हमने फ्लोटिंग वाला मार्केट वाला सिस्टम अपना लिया, फ्लोटिंग एक्सचेंज वाला, क्योंकि अब मार्केट डिसाइड करेंगे। क्योंकि यार ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसे देशों के लिए जो नई आई है वो फिक्स्ड कर ले, क्योंकि उनको ज़्यादा रुपये की ज़रूरत होगी ना, मनी सप्लाई की ज़रूरत ज़्यादा होगी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो सेम चीज़ इंडिया में करेंसी एक्सचेंज रेट का क्या रहा, IMF ने सिस्टम, IMF का मतलब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम था जहाँ पे प्राइस फिक्स था अगेंस्ट डॉलर। ठीक है, डॉलर का प्राइस गोल्ड के अगेंस्ट फिक्स था। 1956 के बाद RBI ने क्या किया, मतलब अपना जो एसेट बैलेंस करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट करने के लिए जो है RBI ने बहुत ज़्यादा पैसा करेंसी नोट छापने लग गया, जिसको कि बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो IMF ने क्या किया, IMF ने कहा कि हम आपकी मतलब रुपीज़ को डिवैल्यू कर देंगे। उसके बाद तभी हमने मिनिमम रिजर्व सिस्टम वाला अपनाया, मतलब मार्केट वाला सिस्टम बाद में जाके हमने अपनाया, इसमें मार्केट रेट डिसाइड करेगी क्या होगा पैसा। ठीक है, 1995 के बाद हमने इस चीज़ को अपनाया कि हमको गोल्ड से ऐसा लेना देना नहीं है, बल्कि हमने देखा था पिलर 1 में कि RBI के पास जितना एसेट होगा उतने रुपए का वो नोट छाप सकता है। ठीक है, अब हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मतलब बाकी चीज़ें कितनी हैं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, फॉरेन सिक्योरिटीज़, गोल्ड, इन सब चीज़ें को RBI अपने पास रख के डिसाइड कर सकता है। ठीक है, करेंसी एक्सचेंज का लिबरलाइजेशन हुआ अपने देश में। इससे रिज़ल्ट क्या हुआ भाई, इससे रिज़ल्ट ये हुआ कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो इम्प्रूव हो गई। रुपी तो वीक हो गया, मतलब रुपी जो पहले $1 मतलब कितना था, 1 रुपी इक्वल टू $0.3 था ना, तो वो घट के अब कितना हो गया, $1 लगभग 90 के करीब होने वाला है। तो रुपी तो वीक हो गई, इससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट अपना क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है प्री 2000 का, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट हैज़ शोन एन एप्रिसिएबल इंक्रीज आफ्टर 1991। रीज़न क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसोर्टेड टू डीवैल्यूएशन। इंडिया ने क्या कर दिया, डीवैल्यूएशन कर दिया है। और हमने देखा था कि डीवैल्यूएशन कब करते हैं, जब हम फिक्स्ड वाला रखते हैं ना। हमने देखा था, कहाँ गया ये देखो, डीवैल्यूएशन कब करते हैं हम, जब हम फिक्स्ड रखते हैं। लेकिन हमने बाद में सिस्टम क्या किया था, फिक्स्ड वाला नहीं रखा था। तो आंसर आप करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा नहीं है। तो चलिए फिर आपको मैं करेक्ट वैल्यू इसका ऑप्शन बताता हूँ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि इंडिया ने डीवैल्यू कर दिया था रुपीज़ को। तो बोथ A एंड R आर ट्रू और R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, 1991 के बाद ना अपनी जो रुपी है वो डिवैल्यू 18 से 19% तक की हो गई थी। इंडिया ने अपने ट्रेड पॉलिसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क किया था। ठीक है, जिस वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो गए। अब गाइज अगले वाले लेक्चर में हम करेंगे SDR से स्टार्ट और अपना ये वाला पिलर 3 भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा है उसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।